आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि क्रिटिकल पाथ मेथड किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्यों ज़रूरी है। प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ मेथड कहते किसे हैं, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड एक प्रोजेक्ट प्लानिंग और उसकी जो मैनेजमेंट की जो टेक्निक होती है उसको कहते हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट में मौजूद तमाम जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अलाइन करते हैं और ये मालूम करती है कि कौन सा रास्ता या कौन सा जो पाथ होता है सबसे ज़्यादा वक्त लेता है। इस रास्ते को क्रिटिकल पाथ कहते हैं, क्योंकि इस पर मौजूद किसी भी जो एक्टिविटी रहती है उसमें कितना टाइम या कितना लेट हो जाने से, ठीक है, उस पूरे जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ हमें बताती है, ठीक है। अगर इसको सादा अल्फाज में बयान करें तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करने के लिए कम से कम, ठीक है, कितना टाइम हमें चाहिए होगा, ठीक है। अब इसी को मिसाल ले लें कि अगर कोई भी इमारत है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, उसकी तामीर में बुनियाद डालना, दीवारें जो होती हैं बनाना और छत डालना, ये 3 अहम काम होते हैं। तो इनमें से अगर कोई एक भी, ठीक है, उसकी जो है चेंज हो जाए टाइमिंग या ताख़ीर हो जाए या कुछ भी ऐसा, तो वो उस कलेक्टिवली जो टाइम होता है उसको हम लोग, ठीक है, क्रिटिकल पाथ कहते हैं। अब इसमें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि क्रिटिकल पाथ का जो है, ठीक है, उसमें फ्लोट सिस्टम क्या होता है, उसकी स्केड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि, और उसके आगे कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। अब फ्लोट, ठीक है, जिसे हम स्लैक भी कहते हैं। फ्लोट का मतलब होता है किसी भी जो एक्टिविटी है उसको कितने दिन तक दे या कितने दिन देर से शुरू या मुकम्मल किया जा सकता है बग़ैर उसके कि पूरा प्रोजेक्ट का जो अगली जो एक्टिविटी है उसको डिले ना किया जाए। ये एक तरह की वक्त की लचक, ठीक है, स्केड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसी जो है, ठीक है, ये जो अब टोटल फ्लोट किसे कहते हैं, ये वो कुल वक्त है जिसमें कोई सरगर्मी यानी कि कोई भी एक्टिविटी देर से की जा सकती है बग़ैर इसके कि पूरा प्रोजेक्ट का जो उसके ऊपर जो टाइम होता है, ठीक है, उसको ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई काम 5 दिन लेट हो जाए लेकिन उससे पूरा प्रोजेक्ट लेट ना हो, तो उस जो एक्टिविटी को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल फ्लोट इसका कितना हो गया, 5 दिन हो गया, ठीक है। अब इसका तो ये तो हमें समझ में आ गया कि टोटल फ्लोट किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फ्री फ्लोट, ठीक है जी। क्या आ जाता है, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट किसे कहते हैं। अब यहीं से हम लोग मतलब कि टोटल फ्लोट का तो हमें समझ में आ गया कि टोटल फ्लोट किसे कहते हैं, ठीक है। अब फ्री फ्लोट ये है कि ये वो वक्त है जिसमें कोई भी जो एक्टिविटी है देर से मुकम्मल तो हो सकती है लेकिन उससे जो अगली एक्टिविटी है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है, उसकी टाइमिंग के इफ़ेक्ट। मिसाल के तौर पे अगर एक्टिविटी ए है के बाद आती है एक्टिविटी बी, उसकी शुरू होती है, ठीक है, तो एक्टिविटी ए को 3 दिन अगर लेट करने से भी, ठीक है, एक्टिविटी बी का जो वक्त है, ठीक है, वो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो, यानी कि जो उसका टाइम है, टोटल टाइम है, वो उस एज इट इज़ है। तो एक्टिविटी ए का जो टोटल फ्री टाइम हो गया, ठीक है, उसका 3 दिन जो हमने डिले किया उसको फ्री फ्लोट 3 दिन होगा, ठीक है, फ्री फ्लोट वो खिलाएगा 3 दिन। अब जो प्रोजेक्ट फ्लोट है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसमें यह है कि ये वो वक्त है जिसमें पूरा प्रोजेक्ट जो होता है लेट हो सकता है बगैर इसके कि क्लाइंट या जो मैनेजमेंट की मुकर्रर करदा जो डेडलाइन हमें दी गई है उस पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट के 200 दिन दिए हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को 200 दिन में मुकम्मल करके देना है, हैंड ओवर करना है, तो उसमें अगर हम लोग 190 दिन में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है, तो बेशक हमारी जो अपनी एक स्ट्रैटेजी है उसमें अप एंड डाउन आते रहे हों, तो वो जो है 10 दिन हो गए, ठीक है, हम उन बचे हुए 10 दिनों को प्रोजेक्ट फ्लोट कहेंगे, ठीक है। अब आगे हमें एक ये चार्ट दिया गया है, ठीक है जी। ये एक टेबल है जो प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस से कनेक्टेड है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़
और इनकी मदद से, ठीक है, उनका जो ड्यूरेशन है या प्रोसीडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ये इस उसमें दी गई हैं। यहाँ हमें एक्टिविटी बी का फ्लोट मालूम करना है और ये भी पता करना है कि एक्टिविटी सी कब सबसे जल्दी और सबसे लेट शुरू हो सकती है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, एक्टिविटी दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी दे दी गई है, एक्टिविटी ड्यूरेशन दी गई। अब अब जो इसको है ना मालूम करने का तरीका कि अर्लीस्ट स्टार्ट कब लेंगे या अर्लीस्ट फिनिश कब होगा, तो इसको क्या, एक्टिविटी ए में प्रीसीडिंग टाइम नहीं है, ठीक है, 0 दिया गया, नन यानी कि, तो जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो हम 0, अर्लीस्ट जो फिनिशिंग है, ठीक है। अब उसको जो काउंट करने का तरीका क्या है कि अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस जो हमारे पास ड्यूरेशन है, ठीक है, इज़ इक्वल टू जो हमें अर्लीस्ट फिनिश मिलेगा। यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी की बात करें तो अर्लीस्ट फिनिश है नन यानी कि 0 प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन यानी कि 5 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अब जो बी सी और डी है ये डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर है, ये एक्टिविटी ए के ऊपर डिपेंडेंट है कि एक्टिविटी ए जैसे ही उसका जो अर्लीस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन प्लस, ठीक है, उसका जो हमें जो इस कंसर्निंग एक्टिविटी का टाइम दिया गया हमने उसको ऐड कर देना है, तो उसका क्या आएगा, अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है। अब लाइक ये तो हमें पता चल गया कि बी सी डी का कनेक्शन है किसके साथ, डी के ए के साथ है, लेकिन जो ई है उसका बी और सी, अब बी और सी में जो हम लोग के पास अर्लीस्ट फिनिश आया है, ठीक है, तो ई का फाइंड करने के लिए अर्लीस्ट फिनिश हम लोग बी और सी में से दोनों में से देखेंगे कि किसका अर्लीस्ट फिनिश ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बी का 5 + 15 इज इक्वल टू 20 और सी का क्या है 5 + 10 इज इक्वल टू 15, तो 15 बड़ा हुआ या 20 ऑब्वियसली, तो हम लोग अर्लीस्ट जो स्टार्टिंग है वो 20 को रखेंगे प्लस जो हमें इसका ड्यूरेशन दिया गया ई का उसको टोटल रख के, ठीक है, यानी कि 20 + 15 कितना हुआ, ठीक है, ये हो गया 35, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने एफ़ का भी कर लेना है, ठीक है, जी का भी कर लेना है और एच का भी कर लेना है। ये हमारा हो गया एक ऑर्डर हो गया, ठीक है, अप टू डाउन। तो इसको हम लोगों ने इसी तरह एज इट इज़ करना है। अब इसी के साथ जो इसके ऑपोजिट है वो है, ठीक है, लेट स्टार्ट लेट फिनिश। अब उसका क्या मेथड है, उसका भी सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल मेथड नहीं है। अब जो अर्लीस्ट हमने स्टार्ट किया था एक्टिविटी ये से, अब जो लेट हमने करना है वो हम लोग बॉटम टू अप जाएंगे, ठीक है, मतलब कि कैसे, ठीक है। अब जैसे कि एच है, अब हम लोग एच से स्टार्ट करेंगे। एच से कैसे स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे पास है टोटल, ठीक है, फिनिश आया था यानी कि 250 आया था, तो 250, ठीक है, माइनस अब जो हमारे पास एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 35। अब हम लोग मतलब कि पहले अप टू डाउन, अप डाउन टू अप जाएंगे, तो इसमें से हम लोग एक्टिविटी की वो ड्यूरेशन माइनस कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास वो एक एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग नीचे से सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब यही चार्ट हमें दिया गया जिसमें हमें वही सेम चीज़ें बताई गई हैं। एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर देना, एक्टिविटी की जो डिस्क्रिप्शन है वो, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, ठीक है, और स्केल दे दिए गए, और इसी में स्लैग दे दिए गए। तो इसी में हम लोगों ने वही चीज़ एलिब्रेट करनी है, जैसे कैलकुलेट द फ्लोट ऑफ एक्टिविटी बी एंड व्हेन द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्टिविटी सी कैन बी स्टार्ट। तो ये सेम एज इट इज़ जो हम लोगों ने ऊपर चार्ट पढ़ा है। अब फॉरवर्ड पास क्या कहते हैं, ई एस यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू अर्लीस्ट फिनिश। अब ये हमारे पास एक चार्ट आ गया है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ये किया था फॉरवर्ड टू अप टू डाउन, ठीक
ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने उस चीज़ को एज़ इट इज़ प्लान करके हम लोगों ने देख लेना है कि कैसे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डायग्राम है, ठीक है, का इसमें जो एक फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन किया गया है। इसका मतलब है कि हमने हर एक एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश निकाल रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट का जो टोटल टाइम है वो हमें समझ में आ सके, ठीक है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक्टिविटी जो स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी कब शुरू हो सकती है, ठीक है, सबसे जल्दी, और ड्यूरेशन उसका कितना रहेगा और कब ख़त्म होगी, ठीक है। ये एक सिंपल, अब जो हमें डायग्राम है, ठीक है, हर एक बॉक्स का एक एक्टिविटी दिखाई है, ABCDEFGH। बॉक्स के अंदर लिखा होता है एक्टिविटी का नाम एट्सेट्रा, जैसे कि हमने बताया पढ़ा है, ठीक। साइड में लिखा होता है कि उसका अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट वैल्यू। अब हमारे पास एक दफ़ा वैल्यूज़ आ गई तो हम लोगों ने इस चीज़ को एलिब्रेट कर लेना है। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कुछ। तो एक्टिविटी ये कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, ज़ीरो है, ड्यूरेशन 5 डेज़ हमें दिया गया था, ठीक है, उसमें स्केल में। तो हम लोगों ने EF यानी कि अर्लीस्ट फिनिश सेम एज इट इज़। अब जो एक्टिविटी B है वो A से आ रही है, ठीक है। एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट हम लोग ले लेंगे इज़ इक्वल टू 5 यानी कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो दिया गया था हमें अर्लीस्ट जो एक्टिविटी A का, उसके बाद ब्रैकेट A का EF, ठीक है, और ड्यूरेशन हम लोगों ने 5 दे दी। अब 5 + 15 इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास B का आ गया। इसी तरह C का कर लेंगे, D का कर लेंगे, ठीक है। ये सेम हमारे पास स्केल दिया गया। अब देखें जो हम लोगों ने किया था, ठीक है, ऊपर वाला ये चार्ट जो प्रोजेक्ट के हर एक स्टेप के सबसे पहले शुरू और ख़त्म होने का वक्त होता है, ठीक है। हर एक एक्टिविटी अपने पिछले काम से ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होती है और एंड तक हम प्रोजेक्ट का टोटल टाइम निकाल लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब जो है हमारे पास आगे आए हैं, ठीक है, बैकवर्ड कंसेप्ट। बैकवर्ड ये स्लाइड है बैकवर्ड कंसेप्ट की। बैकवर्ड कंसेप्ट क्या है कि जो आपका क्या कहते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश। तो लेट फिनिश का जो है इक्वल्स क्या है, एक्टिविटी को सबसे लेट कब तक ख़त्म कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट को डिले किए, ठीक है। ये सारी एवेल्यूएशंस हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने विद इन टाइम में बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। हर एक एक्टिविटी को ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज़ें जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है, जो उस एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, या जो उसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी एवेल्यूएशन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसकी जो ड्यूरेशन है उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम लोगों ने ये बैकवर्ड भी कैलकुलेट कर लेना है। अब फ्लोट टाइम भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना, उनको एडजस्ट करना और फिनिश डेट से एक्टिविटी को एडजस्ट करके प्लान करके रिसोर्सेज को एलोकेट करना, उनको यूज़ करना, ठीक है। और हमें ये पता करना कि इक्वल हैं या कम हैं या क्या है उनकी अवेलेबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेवलिंग, ठीक है, और एक होती है स्मूथनिंग, ठीक है। अब जो है सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ये यानी कि हम लोग कोई भी जो है हमारे पास रिसोर्स है उसको कैसे इस्तेमाल करके उसका की स्टार्ट और फिनिश डेट को, एक्टिविटी को कैसे प्लान करना है, ठीक है। बेसिकली इसके लिए ये चीज़ होती है। अब उसमें जो रिसोर्स जो होता है लेवलिंग, ठीक है। रिसोर्स लेवलिंग की एक टेक्निक है जिसमें जो है प्रोजेक्ट के स्टार्ट और फिनिश डेट को एडजस्ट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज,
जो रिसोर्सेज हैं जैसे लेबर हो गया, इक्विपमेंट हो गया या मटेरियल होगा, उसको कैसे बैलेंस करें, यानी डिमांड और अवेलेबल सप्लाई मैच करें, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सिंपल समझाएं तो जब किसी प्रोजेक्ट में कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर हो रहे हों, यानी कि ओवरलोड, और कुछ कम, तो हम स्केड्यूल ऐसे एडजस्ट करते हैं कि सब रिसोर्सेज बराबर और, ठीक है, एफिशिएंटली काम करें। इस प्रोसेस को हम लोग रिसोर्स लेवलिंग कहते हैं, ठीक है। अब कब यूज़ होता है रिसोर्स लेवलिंग? तब यूज़ होता है जब रिसोर्सेज शेयर्ड या लिमिटेड हो, जैसे एक इंजीनियर को 2 प्रोजेक्ट में काम करना हो, या रिसोर्सेज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए अवेलेबल हो, जैसे मशीन सिर्फ वीक डेज पे पर मिलती हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। हमारी उनके पास अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, हमने उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन उनके लिए लिया होता है, उनके लिए परमिट होता है। अब रिसोर्सेज को ओवर एलोकेट हों, ठीक है, यानी कि हमें वो चाहिए, हमारे पास वो अवेलेबल है, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं है, तो हमने उस चीज़ को उस वहाँ पे जहाँ पे हमें उस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ तक लेके आने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी एक रिसोर्सेज एक ही वक्त में 2 एक्टिविटीज़ में भी असाइन हो सकता है, ठीक है। तो हमने उस एक्टिविटीज़ के साथ या उन कंसर्निंग बंदों के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट करना होता है। चौथे क्या रीज़न हो सकती है, जब हमें रिसोर्सेज यूजेज, ठीक है, कांस्टेंट रखना हो, ठीक है, यानी कि अप एंड डाउन उसके अंदर बीच में आ रहा हो। सिंपल एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि सोचें एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 एक्सीवेटर अवेलेबल है, ठीक है। स्केड्यूल के हिसाब से एक दिन में 3 एक्टिविटीज़ हैं। अब एक्टिविटीज़ 3 है, रिसोर्स से हमारे पास एक्सीवेटर 2 हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको मैनेज ऐसे करना है कि हम लोग एक्टिविटीज़ भी तीनों परफॉर्म करवाएं, यानी कि हम लोग उसकी टाइम मैनेजमेंट को सेट करेंगे कि हमने कब किस एक्टिविटी को कहाँ पे, ताकि वो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। ये सेम चीज़ वही चीज़ बताई गई है, ठीक है। अब इससे आगे आ जाता है रिसोर्स स्मूथनिंग। अब रिसोर्स स्मूथनिंग क्या होता है, स्मूथिंग क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि रिसोर्सेज की जो डिमांड लिमिट होने के अंदर रहे, लेकिन प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट डेट है वो चेंज ना हो, ठीक है। कैसे समझते हैं? रिसोर्सेज स्मूथनिंग मतलब है कि हम प्रोजेक्ट के स्केड्यूल थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि रिसोर्सेज बराबर यूज़ हो सकें, बराबर से इस्तेमाल हो सकें, लेकिन प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटीज़ को सिर्फ उनके फ्लोट के अंदर डिले किया जाता है, यानी कि हमारे पास हमने एक एक्टिविटी का, अब कोई भी होता है ना, प्रोजेक्ट होता है, हम उसको टोटल टाइमिंग्स एज इट इज़ सेट नहीं करते। मीन्स अगर हमें एक एक्टिविटी को लेट्स सपोज 3 दिन एक एक्टिविटी का रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो हम लोग जो आगे इनवॉइस भेजते हैं या फिर हम लोग जो बताते हैं रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो हम उसको जो बैकड्रॉज होते हैं, यानी कि जो हमारे माइंड में एक हर्डल्स की ये चीज़ें हो सकती हैं, जिसे हम रिस्क एनालिसिस भी कहते हैं कि ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका टाइम 5 दिन रख लेते हैं। 3 दिन का एक्टिविटी है लेकिन हमने उसके 5 दिन रखी, क्यों? क्योंकि माइट भी हम लोगों के पास वो रिसोर्सेज एट दैट टाइम अवेलेबल ना हो, तो हमने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही रह के, ठीक है, यानी कि जो हम लोगों ने क्लाइंट से 5 दिन मांगे 3 दिन एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो हम लोगों ने हर हाल में उस 3 दिन की एक्टिविटी को उस 5 दिन में ही कंप्लीट करना है, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट का टाइम है उस पे उसका कोई इफ़ेक्ट ना हो।